आपके अपने यूट्यूब चैनल एडवोकेट डीप लीगल हब में। आज के इस वीडियो में हम आपके एक कमेंट को कवर कर रहे हैं, जिसमें आपने एक टॉपिक पर वीडियो मांगा है जो कि है 125(3) और 156(3) का। और ये जो डिमांड आई है ये 2 से 3 लोगों की आई है कि इस पर वीडियो बना करके दिया जाए। तो आज का वीडियो हमारा आपके लिए ही है। जो आपने कई बार डिमांड की है उसी टॉपिक को हम इस वीडियो में कवर करेंगे। जो हम आपको बताएंगे कि 125(3) क्या है और हम आपको बताएंगे कि 156(3) क्या है। दोनों ही अलग-अलग हैं, दोनों में कहीं भी कोई अंतर नहीं है। अगर हम बात करें कि दोनों क्या एक दूसरे से मैच करते हैं तो ये बिल्कुल भी नहीं है, दोनों बहुत ही अलग-अलग चीज़ें हैं। लेकिन हम आज के ही वीडियो में दोनों को कवर करेंगे। ये दोनों ही टॉपिक पर अलग-अलग वीडियो लाने का कोई मतलब नहीं बनता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा लेंथी वीडियो बनाना हमें समझ में नहीं आता। हमें आपको केवल जानकारी देनी होती है कि क्या चीज़ें आपको अगर कुछ चीज़ें नहीं समझ में आ रही हैं, तो हमारा काम है कि हम आपको उन चीज़ों को समझा सकें। तो इसलिए आज के एक ही वीडियो में हम आपके दोनों ही टॉपिक को कवर कर रहे हैं। 125(3) मेंटेनेंस की से रिलेटेड है। ये किस तरीके से क्या बात करता है, इसमें क्या बताया गया है, सारी चीज़ें हम आपको बताएँगे। क्या पनिशमेंट है, हम वो भी बताएँगे। और दूसरी तरफ अगर हम देखें तो 156(3) क्या है, तो 156(3) मजिस्ट्रेट को कुछ पावर देता है। क्या पावर देता है, इसमें आप कैसे जा सकते हैं, किस तरीके से ये काम करता है, कैसे ये आपके लिए बेनिफिशियल है, सारी चीज़ों को हम आज के इस वीडियो में आपको क्लियर बताएँगे। अगर इसके बाद भी आपको कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि क्लियर नहीं हो पाई हैं, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। उन चीज़ों को भी हम आपको कमेंट के माध्यम से क्लियर करने की कोशिश करेंगे। या अगर हो सकता है कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हम भूल गए हैं आपको वीडियो में बताना, तो दोबारा से हम आपको एक दूसरा इसका पार्ट 2 ले आएँगे और उसको हम और भी आपको डिटेल में आकर के बताएँगे। वीडियो को स्टार्ट करने के पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा वीडियो कैसा लगा। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर पहली बार चैनल पर वीडियो देख रहे हैं तो भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर आपको आपसे रिलेटेड जो भी कानूनी सलाह होती है वो दी जाती है। और आपका अगर कोई भी डिमांड होती है कि इस टॉपिक पर हमें वीडियो बना करके दिया जाए, तो वो भी आपको बताया जाता है। आपकी जो क्वेरीज़ होती हैं, जो आपकी लॉ से रिलेटेड होती हैं, या आपकी अगर कोई कानूनी आपका कहीं कोई केस चल रहा है, उससे रिलेटेड अगर आपकी क्वेरी होती है, तो उसका जवाब अगर हम कमेंट बॉक्स में आपको दे सकते हैं, तो हम कोशिश करते हैं कि आपको हम कमेंट के थ्रू उसका जवाब दे सकें। और अगर आपकी कोई क्वेरी ऐसी होती है जिसका जवाब कमेंट बॉक्स में देना संभव नहीं है, या आपके पूरे केस को सुनने के बाद ही हम आपको उसमें डिटेल में बता सकते हैं, तो इसके लिए आपको हमसे अपॉइंटमेंट लेकर के कॉन्टैक्ट करना पड़ता है। अपॉइंटमेंट कैसे लेना है, इसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सएप नंबर मिलेगा। उस नंबर पर जब आप व्हाट्सएप करते हैं, तो उस पर आपको पूरी डिटेल वहाँ से मिल जाती है, जिसके थ्रू आप आ करके हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। फ़ोन पर आपकी हमसे बात हो जाती है, आप अपनी सारी प्रॉब्लम को बताते हैं। आपका जो केस है, केस को आपको सुनने के बाद हम आपको सही सलाह देते हैं कि आपको इस केस के अकॉर्डिंग क्या करना चाहिए, या क्या अभी आपका अगर कोई केस चल रहा है तो किस स्टेज में, क्या वहाँ पे सही हैं आप, सही दिशा में आप जा रहे हैं, या आपको इससे अलग भी आपको कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि आपको करने की ज़रूरत है। तो हम आपको क्लियर रूप में हम आपको सारी चीज़ें बताते हैं। और बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने हमसे कॉन्टैक्ट किया है और उन्हें बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है। अ, हमारे पास एसएसवी है, उनका जो बात करने के बाद जो वो हमें रिप्लाई करते हैं, जो उनका फीडबैक रहता है, वो भी कभी हम आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। कभी मौका मिला तो ज़रूर हम सारी चीज़ों को हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो आज के वीडियो में हम बात कर रहे हैं 125(3) पर और 156(3) पर। 125(3) पर अगर हम पहले बात करें, तो 125 जो सीआरपीसी की धारा 125 है, वो मेंटेनेंस की बात करती है। अब 125 क्लॉज़ 3 क्या है? आपने बहुत बार पूछा कि 125 क्लॉज़ 3 पर आप वीडियो बनाएँ, तो हम आपको 125 क्लॉज़ 3 के बारे में ही आज बताएँगे। जैसे कि 125 बात करती है मेंटेनेंस के बारे में, मतलब कि 125 बात करती है मेंटेनेंस के बारे में, तो 125(3) बात करती है कि अगर कोर्ट के द्वारा आदेश किया गया है पति को कि वो अपनी पत्नी को इतना रुपए पर मंथ के में भरण-पोषण देगा या अंतरिम भरण-पोषण का भुगतान करेगा, और वो पति उसका भुगतान करना नहीं करता है, और जो वो भुगतान नहीं कर रहा है उसके लिए उसके पास कोई सफिशिएंट रीज़न भी नहीं है। देखिए, इस बात पर आप पूरा गौर करिएगा कि कोई उसके पास सफिशिएंट रीज़न नहीं है, कि वो कोई कारण नहीं बता सकता, कोई एक जेन्युइन कारण उसके पास नहीं है कि क्यों वो भुगतान नहीं करेगा। और इसके बिना अगर वो भुगतान नहीं करता, आपको भरण-पोषण नहीं देता है, तो ऐसे पति के खिलाफ आप रिकॉल एप्लीकेशन लगा सकती हैं। और ये आपको कब लगाना है, पहले तो आप देख लीजिए कि अगर 1 साल तक उस भरण-पोषण का भुगतान नहीं किया गया है, मतलब जिस डेट पर आप कोर्ट ने आदेश किया था, आदेश दिया था कि इतना भुगतान आपको करना है, भरण-पोषण के रूप में आपको इतना करना है,
और एक मुश्त आपको इतनी राशि देनी है, लेकिन 1 साल बीत गया और आज तक पति ने एक भी रुपए नहीं दिया, या ऐसा है कि पति ने 2-3 मंथ तक तो पैसा दिया है, लेकिन इसके बाद फिर उसने पैसे देने बंद कर दिए, भरण-पोषण, मेंटेनेंस देना उसने बंद कर दिया और टाइम बहुत ज़्यादा बीत गया। अगर आप बात करें तो 1 साल की अवधि बीत गई और पति ने कोई भी मेंटेनेंस की राशि आपको नहीं दी है। तो ऐसे में आपको कोर्ट में एक एप्लीकेशन लगानी होगी, रिकॉल एप्लीकेशन लगानी होगी अपने एडवोकेट के माध्यम से, जिसमें आप कोर्ट को इस बात से अवगत कराएँगे कि कोर्ट के आदेश के बाद भी पति आपको भरण-पोषण का भुगतान नहीं कर रहा है। तो ऐसे में 125(3) जो है वो कोर्ट को पावर देती है कि ऐसे व्यक्ति के खिलाफ वारंट इश्यू किया जाए। और वारंट इश्यू जब किया जाता है, गिरफ्तारी का वारंट इश्यू होता है, इसके बाद अगर पति तैयार हो जाता है उस राशि को देने के लिए, उस अमाउंट को पेड करने के लिए, तो आपको उसका भुगतान कर दिया जाता है। और अगर वो अभी भी आनाकानी कर रहा है, वो नहीं, हम आपको सिंपल लैंग्वेज में ही बताएँगे कि वो आपको आनाकानी कर रहा है और आपको वो भुगतान नहीं करता है, तो ऐसे में पति को 30 दिन की जेल हो सकती है या उस अवधि तक की जेल हो सकती है जिस अवधि तक वो आपको मेंटेनेंस का भुगतान नहीं कर रहा है। मतलब 30 दिन की तो उसे जेल हो गई, लेकिन इस 30 दिन के बाद भी जब उसका टाइम पीरियड खत्म होता है पनिशमेंट का, इसके बाद भी अगर वो भुगतान नहीं करता है, तो आप फिर से कोर्ट में एप्लीकेशन लगा सकती हैं उस डेट के पहले ही। जब वो अवधि खत्म होने वाली है, उसी वक़्त आप एप्लीकेशन लगाइए और पति की जो सज़ा की अवधि है, वो फिर से 30 दिन और आगे बढ़ जाती है। ऐसा नहीं है कि 30 दिन की अवधि अगर उसने काट ली है, तो इसके बाद फिर उसका पनिशमेंट पूरा हो गया। अगर इसके बाद भी वो आपको भुगतान नहीं करता है, तो फिर से उसकी जो पनिशमेंट है, वो आगे फिर से कंटिन्यू हो जाएगी, अगर वो आपको मेंटेनेंस का भुगतान नहीं कर रहा है तो। तो सिंपल सी लैंग्वेज में अगर हम आपको बताएँ कि 125(3) क्या है, तो 125(3) है कि अगर पति मेंटेनेंस का भुगतान नहीं करता या कोई भी व्यक्ति जिसे भी अपने माता-पिता, अपने बच्चे, अपनी पत्नी, इनमें से किसी का भी भरण-पोषण का भुगतान करने का आदेश दिया गया है और वो भरण-पोषण का भुगतान करने में विफल रहता है, तो उसके खिलाफ कोर्ट के पास पावर है कि वो वारंट, गिरफ्तारी का वारंट इश्यू कर सकती है। और ये कब करेगी? अपने से नहीं करेगी कभी भी कोर्ट। ऐसा नहीं है कि आपको भुगतान नहीं कर रहा है और कोर्ट को ये बात पता है और कोर्ट ने खुद से वारंट इश्यू कर दिया, ये ऐसा कुछ नहीं होता है। आपको इसके लिए एक एप्लीकेशन कोर्ट में लगानी होगी, आपको रिकॉल एप्लीकेशन कोर्ट में लगानी होगी, उसके बाद ही वारंट इश्यू किया जाता है कोर्ट के द्वारा। तो आपका ये जो एक टॉपिक था 125(3) क्या है, 125 क्लॉज़ 3 क्या है, ये तो हमें लगता है कि आपको क्लियर हो चुका होगा, क्योंकि इसमें जो सिंपल सी बात है, जो मेन बात है वो यही बताई गई है। मजिस्ट्रेट के पास पावर है कि वो वारंट इश्यू कर सकता है गिरफ्तारी के लिए, और कब करेगा ये भी हमने आपको क्लियर कर दिया। अब दूसरा आपका एक टॉपिक था कि 156(3) क्लॉज़ 3, 156 क्लॉज़ 3 क्या है, 156(3) क्या है? तो ये क्या है कि अगर आप कभी थाने पर जाते हैं और आपने थाने पर जाके कोई कंप्लेन कराई है, पुलिस ने उसमें कोई कानूनी कार्यवाही नहीं की, आपकी कंप्लेन रजिस्टर नहीं कर रही है, एफआईआर आपकी रजिस्टर नहीं कर रही है, कुछ भी उसमें आगे प्रोसेस नहीं बढ़ रहा है। कई बार ऐसा भी होता है कि पुलिस दूसरी पार्टी से मिल जाती है और इस वजह से आपकी जो एप्लीकेशन है, उस पे पुलिस कोई भी कार्यवाही नहीं करती है। तो ऐसे में आप क्या कर सकते हैं? क्या यहाँ से ही आपकी परेशानियाँ बढ़ जाती हैं? क्या अगर पुलिस उस पे कोई भी रिस्पॉन्स नहीं कर रही है, तो क्या आपके पास कोई पावर नहीं है? तो ऐसा नहीं है, 156(3) में आपके पास पावर है कि आप मजिस्ट्रेट के पास अपनी एप्लीकेशन को लगा सकती हैं, अपनी कंप्लेंट को दर्ज करा सकती हैं। मजिस्ट्रेट 156(3) में स्वतः संज्ञान लेने के लिए स्वतंत्र है। किसी भी टॉपिक पर मजिस्ट्रेट के पास ये पावर है कि उस टॉपिक पर वो स्वतः संज्ञान लेंगे। अब ये 156(3) के माध्यम से कैसे लिया जाएगा? तो देखिए, इसके लिए आपको क्या करना होगा कि आपको पहले एक एडवोकेट को हायर करना होगा, अगर आपको 156(3) में जाना है। इसके बाद फिर आप जब एडवोकेट के पास जाते हैं, वो एसपी ऑफिस में एक एप्लीकेशन, एक रिटन एप्लीकेशन वो बाय पोस्ट भेज देते हैं और इसके बाद फिर वो आपके 156(3) की एक एप्लीकेशन तैयार करते हैं, जिसमें वो सारे पॉइंट रहते हैं जिस-जिस की आपको एफआईआर दर्ज करानी थी। आपकी जो भी प्रॉब्लम है, जो भी आपकी शिकायत है, वो शिकायत का एक ड्राफ्टिंग कर दी जाती है उसका एक केस के रूप में, और इसके बाद फिर वो आपका 156(3) में कोर्ट में दायर किया जाता है। और जब आपका 156(3) जब कोर्ट में दायर होता है, इसके बाद फिर इस पे मजिस्ट्रेट भेजते हैं, उस संबंधित थाने को रिपोर्ट कॉल करते हैं। संबंधित थाने को रिपोर्ट कॉल करने का मतलब ये होता है कि संबंधित थाने से वो ये रिपोर्ट मंगाते हैं कि इस केस में, इस शिकायत पर क्या कार्यवाही की गई है और अगर नहीं की गई है तो क्यों नहीं की गई है। तो सारी डिटेल मजिस्ट्रेट मंगाते हैं। इसके बाद फिर जब वहाँ से रिपोर्ट आ जाती है थाने से,
तो इसके बाद इसमें होती है बहस और बहस पर फिर वो आपके केस को सुनते हैं। केस को सुनने के बाद अगर मजिस्ट्रेट को ये लगता है कि ये केस चलने लायक है आगे और इसमें कोई दम है, तो वो वहाँ से आपके के 156(3) आपका जो होता है वो दर्ज हो जाता है और आपका एक केस बन जाता है। और 156(3) की अगर हम सिंपल लैंग्वेज में बात करते हैं तो ये यही कहता है कि एक मजिस्ट्रेट को पूरी पावर है, एक मजिस्ट्रेट स्वतंत्र है कि वो किसी भी मामले में स्वतः संज्ञान ले सकते हैं। तो 156(3) क्या है कि जब पुलिस आपके आपकी शिकायत पर कोई भी कार्यवाही नहीं कर रही है, तो आप सीधे मजिस्ट्रेट के पास जाकर के, कोर्ट में जाकर के आप अपनी शिकायत को दर्ज करवा सकते हैं। बहुत लोगों को ये बातें नहीं पता होती हैं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आप बार-बार थाने का चक्कर लगाते हैं और आप जब ये देखते हैं कि आपकी एफआईआर को दर्ज नहीं किया जा रहा है, तो आप एकदम परेशान हो जाते हैं। आप ये कहते हैं कि पुलिस वाले तो हमारी एफआईआर ही दर्ज नहीं कर रहे हैं। तो आप सीधे आप कोर्ट में जाइए, किसी एडवोकेट के थ्रू आप 156(3) में अपने केस को दर्ज कराइए। तो यही एक सिंपल सी चीज़ है जो कि 156(3) कहता है। तो उम्मीद करते हैं कि आज के इस वीडियो में हमने आपके 125(3) क्लॉज़ 3 को भी हमने आपको क्लियर कर दिया है और 156(3) को भी हमने आपको क्लियर किया है। आपकी यही 2 क्वेरी थी जिस पर आपने डिमांड की थी वीडियो के लिए और ये कई बार से आपकी डिमांड आ रही थी कि मैम प्लीज़ इस पर वीडियो बना कर के दीजिए, तो आज हमने इस टॉपिक पर आपको वीडियो बना कर के दे दिया है। कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा, आपकी चीज़ें क्लियर हुई या नहीं हुई या अभी भी कोई ऐसा टॉपिक है जो कि आपका क्लियर नहीं हो पा रहा है। तो आप इसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिए, जिससे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफ़िकेशन आप तक तुरंत पहुँच सके। इसके अलावा भी अगर आपको किसी भी टॉपिक पर कोई वीडियो चाहिए जो कि लॉ से रिलेटेड टॉपिक है या अगर आपका कोई फैमिली मैटर चल रहा है और ऐसा कोई टॉपिक है उसमें जो आपको लगता है कि ये पूरी सोसाइटी इसको जानना चाहती है कि इसमें और क्या हो सकता है या हम क्या कर सकते हैं या इन चीज़ों से हम बचाव कैसे कर सकते हैं। ऐसा अगर आपको लगता है तो ऐसे भी टॉपिक को आप बता सकते हैं, उस पर भी आपको वीडियो बना कर के दिया जाएगा। हमारी पूरी कोशिश रहती है कि हम आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें क्लियर कर सकें। हम आपको जो भी चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपके एडवोकेट आपको नहीं क्लियर करते या आपको कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको समझ में नहीं आती या आप किसी से पूछ भी नहीं पाते हैं, तो उन सारी चीज़ों को हम चाहते हैं कि हम आपको क्लियर कर सकें, जिससे आप एक सभ्य समाज में अगर आप रह रहे हैं, तो आपको हर चीज़ों की नॉलेज होनी चाहिए और आपको जानकारी होनी चाहिए। आप जितने ही आप नॉलेजेबल होंगे, आप जितने ही एजुकेटेड होंगे, एजुकेशन देखिए केवल एजुकेशन डिग्री से नहीं आती है। अगर आप एजुकेटेड होना चाहते हैं, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज हर चीज़ के बारे में कलेक्ट करनी चाहिए। अगर आपको ये लगता है कि आप तो ऐसे मैटर में फँसे नहीं हैं, तो फिर आपको जानकारी की क्या ज़रूरत है? तो ऐसा नहीं है, ये आपकी भूल है। आपको जानकारी इसलिए भी रखनी है कि हो सकता है कि आपके आस-पास, आपके अड़ोस-पड़ोस में या आपके किसी रिलेशन में कोई ऐसी समस्याओं से जूझ रहा हो, तो आपके पास अगर नॉलेज होगी, तो आप उसे बता सकेंगे कि हाँ भाई, तुम्हें इस तरीके से इसमें काम करना चाहिए। आप अगर किसी को एजुकेटेड करते हैं, एजुकेटेड आप कर रहे हैं, आप उसको नॉलेज दे रहे हैं, तो ये आप एक बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं, जिससे दूसरे का भी भला होगा और साथ ही साथ आप अपने नज़र में भी और ही अपना एक अच्छा स्थान ला सकेंगे। तो वीडियो कैसा लगा बताइएगा ज़रूर और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको और किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए, उस टॉपिक पर भी आपको वीडियो बना कर के दिया जाएगा। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।